अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वर्ड ऑफ पैथोलॉजी। हमने सेलुलर इंजरी एंड एडाप्टेशंस का चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था। हमने काजेज ऑफ सेल इंजरी तक हमने डिस्कस कर लिया है, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उधर से देख सकते हैं। नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ सेल इंजरी। इसको हम पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। आज इसका पहला पार्ट है। इसमें आज हम जनरल प्रिंसिपल्स को, मैकेनिज़्म से पहले हम कुछ जनरल प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। फिर हम एक जनरल ओवरव्यू सेल इंजरी के जो मैकेनिज़म्स है उसका एक जनरल ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे आज। फिर हम नेक्स्ट इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल्स जिसका जानना ज़रूरी है, मैकेनिज़्म से पहले जिसका जानना ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट है जनरल प्रिंसिपल्स में टाइप, सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सेल इंजरी। जो सेलुलर रिस्पांस होती है अगेंस्ट सेल इंजरी, अगेंस्ट इंज्यूरियस स्टिमुलस, अगर कोई इंज्यूरियस स्टिमुलस आ जाए, मीन अगर कोई एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए, ऐसी चेंज हो जाए कि वो सेल की इंजरी का करे, तो इंज्यूरियस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो सेलुलर रिस्पांस होता है वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है: टाइप, सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सेल इंजरी। फॉर एग्जांपल, जो टॉक्सिन्स हो गई, टॉक्सिन्स हमने काजेज ऑफ सेल इंजरी में डिस्कस कर लिया था कि टॉक्सिन्स भी सेल इंजरी काज कर सकती है। तो अगर टॉक्सिन्स की अमाउंट लो अमाउंट में हो, लो डोज में हो टॉक्सिन्स, तो ये ज़्यादा सीवियर इंजरी काज नहीं करेंगी। ये ऐसी इंजरी काज करेंगी जिसकी सीवियरिटी ज़्यादा नहीं होगी। ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ सकता है। दिस टाइप ऑफ सेल जो है ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ सकता है, मीन ये रिवर्सिबल इंजरी होगी। लेकिन अगर टॉक्सिन्स डोज हाई हो, ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिन्स हो, तो फिर सेल अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं आ सकता, ज़्यादा सीवियर इंजरी काज होगी। फिर जो सेलुलर इंजरी होगी वो इरिवर्सिबल इंजरी होगी। इस पॉइंट को दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर इस्कीमिया हो गया, इस्कीमिया की ड्यूरेशन अगर ज़्यादा हो, उसकी ड्यूरेशन अगर ज़्यादा टाइम तक हो, तो सेल इंजरी की सीवियरिटी ज़्यादा होगी। फिर सेल नॉर्मल स्टेट में फिर नहीं आ सकता, मीन ये इरिवर्सिबल इंजरी होगी। लेकिन अगर इस्कीमिया की ड्यूरेशन कम हो, ज़्यादा टाइम तक ना हो, तो फिर सेल अपनी नॉर्मल स्टेट में आ सकता है। फिर सेल इसकी इंजरी फिर रिवर्सिबल इंजरी होगी। दूसरा पॉइंट है टाइप, स्टेटस, एडाप्टेबिलिटी एंड जेनेटिक मेकअप ऑफ इंजर्ड सेल्स। जो कॉन्सिक्वेंसेस अगेंस्ट इंज्यूरियस स्टिमुलस होता है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि अगर इंज्यूरियस स्टिमुलस आ जाए तो इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप होते हैं, वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है: टाइप, स्टेटस, एडाप्टेबिलिटी एंड जेनेटिक मेकअप ऑफ इंजर्ड सेल। अगर हम टाइप की बात करें तो जैसे कि हमारे स्ट्राइएटेड मसल, स्केलेटल मसल्स ऑफ लेग्स है हमारे, और हमारे हार्ट में भी आप लोग जानते हैं कि मसल्स है, कार्डियक मसल्स हम बोलते हैं उसको। तो स्केलेटल मसल में अगर कंप्लीट इस्कीमिया हो जाए, स्केलेटल जो स्ट्राइएटेड मसल्स ऑफ लेग्स है उसमें अगर कंप्लीट इस्कीमिया हो जाए, तो उसमें ये एबिलिटी है कि वो 2 to 3 आवर्स तक टॉलरेट कर सकता है। मीन्स सेल उस स्टेट में नहीं जाएगी जिससे फिर सेल नॉर्मल स्टेट में ना आ सकता हो। तो जो स्ट्राइएटेड मसल, स्केलेटल मसल्स ऑफ लेग्स है, ये 2 to 3 आवर्स तक अपने आप को एडाप्ट कर सकता है अगेंस्ट कंप्लीट इस्कीमिया। मीन्स सेल नॉर्मल स्टेट में आ सकता है अगर 2 to 3 आवर्स तक कंप्लीट इस्कीमिया रिमूव हो गई।
लेकिन हार्ट की जो मसल्स है वो नहीं कर सकती। अगर उसमें कंप्लीट इस्कीमिया हो जाए तो 20 to 30 मिनट्स ये सेल्स डाई हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो उसमें ये एबिलिटी नहीं है। तो ये तो हो गई टाइप की बात। अब आती है स्टेटस पे। स्टेटस जैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस, आप लीवर सेल्स, आप हेपेटोसाइट, अगर लीवर सेल में या हेपेटोसाइट में ग्लाइकोजन, अगर वो ग्लाइकोजन से भरे हुए हो, ग्लाइकोजन रिप्लीट हेपेटोसाइट हो, ग्लाइकोजन उसमें ज़्यादा हो या ग्लाइकोजन से भरा हुआ हो, तो उसमें ज़्यादा एबिलिटी है कि वो इस्कीमिया के अगेंस्ट, अपने इस्कीमिया के अगेंस्ट टॉलरेट कर ले। लेकिन अगर ऐसा हेपेटोसाइट हो जिसने अपनी ग्लूकोज बर्न कर लिए हो, जिसके ग्लूकोज तकरीबन ख़त्म हो गए हो, तो उसमें एबिलिटी इतनी नहीं होगी कि वो इस्कीमिया के अगेंस्ट टॉलरेट कर ले। फिर जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप का एग्जांपल इस तरह लेते हैं, जैसे लीवर में एक कंपाउंड है साइटोक्रोम P450। इसका काम क्या होता है कि ये टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, मीन्स उसकी जहरीला इफेक्ट जो है उसको ख़त्म कर लेता है, साइटोक्रोम P450। तो ये जो कंपाउंड होता है साइटोक्रोम P450, ये इसकी वेराइटीज़ होती है, ये हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है। कुछ इंडिविजुअल में ये ज़्यादा मतलब इसकी जो डिटॉक्सिफिकेशन की रेट है ज़्यादा होती है, ज़्यादा मतलब जल्दी ये डिटॉक्सिफाई कर सकता है। कुछ इंडिविजुअल्स में ये जल्दी डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता, तो इसकी डिफरेंट रेट्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन होती है। साइटोक्रोम P450 मीन्स ये जेनेटिकली डाइवर्स है। डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट जेनेटिकल डाइवर्सिटी होती है जीन्स से, क्योंकि ये तो जीन्स, इसके लिए जीन्स में जो मैसेज मौजूद होता है साइटोक्रोम P450 के लिए, तो जीन्स डिफरेंट इंडिविजुअल में जीन्स की डिफरेंट डाइवर्सिटी होती है। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मल्टीपल बायोकेमिकल अल्टरेशंस मे बी ट्रिगर्ड बाय एनी वन इंजूरियस इंसल्ट। मल्टीपल बायोकेमिकल अल्टरेशंस, इसको आपने याद रखना है कि डिफरेंट बायोकेमिकल अल्टरेशंस मीन्स अगर सेल इंजरी हो जाए, सेल इंजरी जो सेल्स के जो रिएक्शंस है उसमें भी अल्टरेशन आ सकता है ना, उसको सेल में डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। सेल में आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। तो सेल इंजरी, अगर उन रिएक्शंस में कोई चेंज आ जाए, उनमें कोई अल्टरेशन आ जाए, तो सेल इंजरी उस वजह से भी काज हो सकती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि डिफरेंट, अगर मतलब रिएक्शंस में डिफरेंट अल्टरेशंस आ जाए, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट प्लेसेस पे रिएक्शंस में चेंजेस आ जाए, तो वो उसका काज एक ही इंजूरियस इंसल्ट होता है या एक ही इंजूरियस स्टिमुलस से डिफरेंट बायोकेमिकल अल्टरेशंस आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ATP की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर ATP डिप्लीट हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डैमेज हो जाए जिसकी वजह से फिर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ATP प्रोड्यूस करती है, तो फिर ATP नहीं आएगी, तो ATP की वजह से जितनी भी रिएक्शंस होगी सारी रिएक्शंस स्टॉप हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि ATP नहीं है। तो ATP एक सिंगल इंजूरियस स्टिमुलस है, एक सिंगल इंजूरियस स्टिमुलस है, लेकिन इसकी वजह से सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो मल्टीपल बायोकेमिकल अल्टरेशन में बी ट्रिगर्ड बाय एनी वन इंजूरियस इंसल्ट। एक ही इंजूरियस इंसल्ट से, जैसे ATP अगर वो डिप्लीट हो गई तो उसकी वजह से
मल्टीपल बायोकेमिकल अल्ट्रेशन आ सकती है, चेंजेस आ सकती है। अब आती है नेक्स्ट ये एक जनरल ओवरव्यू है। हम आज मैकेनिज्म सेल इंजरी की मैकेनिज्म का एक जनरल ओवरव्यू हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है सेल इंजरी की मैकेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। माइटोकॉन्ड्रिया पहले समझ लें, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेलुलर ऑर्गेनील है। इसका काम क्या है कि ये इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमें इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डैमेज आ जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज हो जाए, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल में जो काम करेगी, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का जो रोल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ पर है कि अगर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाए, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, तो इसकी वजह से 2 टाइप्स ऑफ एबनॉर्मेलिटीज आ सकती है। एटीपी कम हो जाएगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। इसका काम क्या है कि ये एटीपी प्रोड्यूस करते हैं और हम थ्रू एटीपी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम एज एनर्जी यूज़ करते हैं एटीपी को। और दूसरी क्या होगी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज आ जाए तो इसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ये ज़्यादा हो सकती है, ये इंक्रीज़ हो सकती है। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या है, तो आज सिर्फ इतना समझ लें कि ये, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना समझ लें कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ऐसी ऑक्सीजन की ऐसी स्पीशीज़ है, या ऐसी कह सकते हैं कि ये कंपाउंड्स है या स्पीशीज़ है जिसमें आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो फिर उसके बाद ये स्टेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये स्टेबल है, ये रिएक्टिव स्पीशीज़ हम इसको नहीं कह सकते। लेकिन अगर इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक और भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इधर, ताकि ये स्टेबल हो जाए। एक और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ कह सकते हैं। ऐसी स्पीशीज़ जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो फिर ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है, ये डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट डैमेजेस कर सकती है। नॉर्मली भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ सेल्स में नॉर्मली भी होता है, लेकिन अगर ये अमाउंट में ज़्यादा हो जाए तो फिर सेल्स में डिफरेंट सब्सटेंसेस या सेल के डिफरेंट पार्ट्स को ये डैमेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये करते हैं डैमेज टू लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड डीएनए, क्योंकि लिपिड्स में भी ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे बाद में। लिपिड पर ऑक्सीडेशन मीन लिपिड्स के जो ऑक्सीजन है, लिपिड की ऑक्सीडेशन करते हैं। लिपिड्स जैसे आपको पता है कि हमारी मेम्ब्रेन्स में भी लिपिड्स है, डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स में भी लिपिड्स है। तो ये जाके उससे एक इलेक्ट्रॉन को अपने लिए एक इलेक्ट्रॉन स्टील कर सकता है, अपने लिए इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अगर उससे इलेक्ट्रॉन ले ले तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी मेम्ब्रेन्स भी डिस्टर्ब हो जाएगी, डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा प्रोटीन की भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, अमीनो एसिड की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो सेल में जो चीज़ें प्रोटीन से बनी हुई होती है, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा डीएनए को भी डैमेज कर सकता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। नेक्स्ट है एंट्री ऑफ कैल्शियम Ca2+। अगर ये सेल में ये नॉर्मली Ca2+ जो है ये सेल में नॉर्मली एंटर होते हैं, ये सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं Ca2+।
क्योंकि Ca2+ जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स एक्टिवेट करते हैं जो सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हैं। लेकिन अगर Ca2+ भी एबनॉर्मल आ जाए, मीन्स अगर सेल में इसकी नीड नहीं हो, ज़रूरत ना हो, और ये सेल में कोई मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए जिसकी वजह से Ca2+ ज़्यादा अमाउंट में अंदर आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाएगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी के लिए भी इसकी ज़रूरत, Ca2+ अगर ज़्यादा अमाउंट में एकमुलेट हो जाए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, तो उसके लिए भी Ca2+ की ज़रूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रियल जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें एक किस्म का प्रोटीन होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है जो नॉर्मल अमाउंट में वो बंद रहता है वो चैनल, लेकिन अगर Ca2+ ज़्यादा अमाउंट में एकमुलेट हो जाए तो फिर वो परमिएबल हो जाता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोलाइटिक सब्सटेंसेस बाहर आ जाते हैं जो एपोप्टोसिस करते हैं। ऐसी सब्सटेंसेस माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल जाते हैं जो एपोप्टोसिस कर लेते हैं, मीन्स सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको लाइस कर सकता है। और दूसरा Ca2+ की एंट्री से क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर एंजाइम्स। जैसे मैंने कहा कि Ca2+ नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर Ca2+ अंदर आ जाए, नॉर्मल मीन्स अगर किसी एंजाइम की ज़रूरत हो, किसी एंजाइम की फंक्शन की, तो Ca2+ को एक मैसेज मिल जाता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो अंदर आ जाते हैं, तो एंजाइम काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एबनॉर्मल, ये यहाँ पर जो बात हो रही है ये सेल इंजरी की बात हो रही है कि अगर नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो, एबनॉर्मल कंडीशन में मेम्ब्रेन डैमेज अगर हो जाए, उस कंडीशन में Ca2+ अंदर आ जाए, तो फिर एबनॉर्मली एंजाइम्स एक्टिवेट होगी, नॉर्मल नहीं होगी, तो फिर एंजाइम्स अपनी सेल्स को डैमेज कर सकता है उस कंडीशन में। थर्ड है मेम्ब्रेन डैमेज। मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन अराउंड ऑर्गेनील्स भी होते हैं या अराउंड सेल्स भी मेम्ब्रेन होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के गिर्द होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर वो डैमेज हो जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डैमेज हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। इसकी वजह से सेलुलर कंपोनेंट्स लॉस हो जाएगी, मीन्स अगर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो फिर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सेलुलर कंपोनेंट्स बाहर आ जाएगी। दूसरा लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, अगर उसको डैमेज, लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनील है, अगर उसका डैमेज हो जाए, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर, लाइसोसोम का काम क्या है कि ये सेल में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें होती है सेल में जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं होती, तो लाइसोसोम नॉर्मली उसको डिस्ट्रॉय करता है। या अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस सेल के अंदर आ जाए तो नॉर्मली लाइसोसोम उसको डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन ड्यूरिंग सेल इंजरी अगर लाइसोसोमल मेम्ब्रेन किसी स्टिमुलस, किसी चीज़ की वजह से, किसी टॉक्सिन की वजह से, कोई भी काज हो सकती है जिसकी काजेज़ हमने पहले डिस्कस कर ली है, तो उस वजह से अगर लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो उसमें उसकी वजह से क्या होगा, एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। जो मैंने अभी कहा कि लाइसोसोम का काम क्या है, इसके अंदर डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो डिफरेंट ऐसी सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं या सेल से रिमूव कर देते हैं या डिग्रेड कर देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। तो अगर इनके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स तो स्टूडेंट्स, अगर लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अगर बाहर आ जाए तो फिर ये सेलुलर अपनी सेल के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको लाइस करेंगे। फिर लास्ट में है प्रोटीन मिसफोल्डिंग और डीएनए डैमेज। नॉर्मली डीएनए जो है ये प्रोटीन्स बनाती है, तो नॉर्मली तो नॉर्मल प्रोटीन बनते हैं, लेकिन अगर डीएनए में कोई डैमेज आ जाए तो फिर प्रोटीन मिसफोल्ड होगी, उसकी स्ट्रक्चर वो सही फोल्ड नहीं होगी, उसकी स्ट्रक्चर
ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर एक्टिवेशन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स, ये ऐसी प्रोटीन्स फिर बनाएगी, इस तरह की प्रोटीन्स बनेगी जो एपोप्टोसिस करेंगी, जो डिस्ट्रॉय करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स को या सेल्स को या टिश्यूज़ को। जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है कि एबनॉर्मल प्रोटीन बनते हैं, बीटा एमाइलॉइड एक प्रोटीन है, ये नॉर्मल प्रोटीन नहीं एबनॉर्मल है, जिसकी वजह से ब्रेन की एपोप्टोसिस होती है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। इसमें अगर आप लोगों को कुछ समझ आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता चल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।